मैं मनोज दुबे एक बार फिर से अपनी केमिस्ट्री की यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनोज दुबे में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ प्रसन्न होंगे। देखिए सेट 1 का हमने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया था, है ना, कुछ रह गए थे, तो आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। और एक एक को बखूबी आप देखिए और उसके अकॉर्डिंग अपने मार्क को क्लियर कर सकते हैं कि कितना हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा एक चीज़ बता दें आपको कि शायद उस वीडियो में हम लोग 17th वाला क्वेश्चन किसी कारण से स्किप हो गया था, तो चलिए 17th का भी मैं देख लेता हूँ क्योंकि ध्यान नहीं दिया गया, वहाँ स्किप हो गया था। देखिए 17th का ये वाला पार्ट से बेटा, द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए इक्वल टू प्रोडक्ट इज इतना दिया हुआ, ठीक है ना। हाउ लॉन्ग विल टेक इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए और फॉल फ्रॉम, बेटा ए से पी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ए को क्या कह रहा है कि 0.01 से 0.10 एम से कितना कन्वर्ट हो जा रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पर 0.075 एम बच रहा है, ठीक है ना। पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा, इसको कन्वर्ट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। देखिए इसके लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला बनेगा टाइम के लिए, आप जानते हैं माइनस एक्टिव मास ऑफ ए माइनस एक्टिव मास ऑफ ए नॉट अपॉन रेट होता है। रेट किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग हो रही है अपॉन टाइम, ठीक है। तो हमें टाइम पता करना तो अपॉन रेट हो जाएगा। देखिए एक चीज बता दें कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आर इक्वल टू के बराबर होता है, यानी इसका जो रेट कांस्टेंट होता है वही रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। बात समझ में आ रही है। और नेगेटिव यहाँ क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है, इसलिए प्रोडक्ट साइड में प्लस यूज करते हैं और रिएक्टेंट साइड में क्या करते हैं, माइनस यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है। वहां पर क्या करते हैं, माइनस यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है। अब देखो बेटा यहाँ पर ए की, ए मतलब आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन कितना है, -0.075 है ना, और माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन इज 0.10 अपॉन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, के की वैल्यू के बराबर। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितना दिया है, 0.0030। बात समझ में आ रही है बेटा। इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम जो आएगा वो आपका अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 8.33 सेकेंड के करीब होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इतना टाइम वो टेकन करेगा। इसी तरीके से और में दिया है बी पार्ट्स इसका, अथवा में कह रहा है कि द डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेटिनम सरफेस पर इसका जब डीकम्पोजिशन हो रहा है N2 + 3H2 में जब डीकम्पोजिशन होगा, ठीक है ना। तो प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 इफ के की वैल्यू दिया बेटा। आपको मैंने बता दिया कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के के की वैल्यू ही क्या कहलाती है, आर की वैल्यू कहलाती है। कितना दिया है, 2.5 × 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब आपसे पूछ क्या रहे, दो चीजें पूछी जा रही हैं, N2 और H2 की प्रोडक्शन रेट। बेटा याद करिए फार्मूला, रेट पता करने के लिए फार्मूला क्या हो जाता है, रिएक्टेंट के फॉर्म में नेगेटिव चलेंगे, प्रोडक्ट के फॉर्म में पॉजिटिव चलेंगे, और इनके जो मोल होते हैं वो 1/मोल के रूप में लिखे जाते हैं। तो 1/2 डी एक्टिव मास ऑफ NH3 अपॉन dt, इसके लिए क्या हो जाएगा प्लस, एक मोल है तो 1/1 मतलब हो जाएगा एक ही, dN2 अपॉन dt, और H2 के लिए क्या लिखेंगे बेटा, 3 मोल है तो यहाँ पर 1/3 डी एक्टिव मास ऑफ H2 अपॉन dt। देखिए माइनस साइन बताता है कि समय के अनुसार कंसंट्रेशन घटेंगे, और पॉजिटिव साइन क्या कहता है बेटा, समय के अनुसार वो बढ़ेंगे। बस समझ में आ रही है। आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, के की वैल्यू के बराबर। तो बड़े ध्यान से देखना, 2.5 × 10⁻⁻4 आर की जगह पर, है ना, ये किसके बराबर होगा बेटा,
माइनस हाफ DNH3 अपॉन dt, ठीक है ना। इसके सेंस में चलेंगे बेटा तो DN2 अपॉन dt, बेटा इसके फॉर्म में चलेंगे तो क्या हो जाएगा -1 सॉरी हाइड्रोजन प्रोडक्शन होगा ना, प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव चलेगा बेटा, 1/3 DH2 अपॉन dt, यही बेटा आपका इक्वेशन होगा। यानी कहने का सेंस हो जाता है कि इसका हाफ इसके बराबर होगा, ये वैल्यू इसके बराबर होगी, ये वाली वैल्यू का 1/3 इसके बराबर होगा, ठीक है ना। अब कह रहा है कि H2 का प्रोडक्शन रेट कितना होगा और N2 का, तो बेटा यहाँ पर हम कह सकते हैं N2 का प्रोडक्शन रेट क्या होगा, यही तो प्रोडक्शन रेट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। यानी यहाँ हम कह सकते हैं प्रोडक्शन रेट ऑफ N2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डी एक्टिव मास ऑफ N2 अपॉन dt किसके बराबर होगा बेटा, किसके बराबर ये है 2 रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा, मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। तो पहला आंसर आपका हो गया N2 का प्रोडक्शन रेट। कंफ्यूजन यहाँ इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। अब दूसरा क्या पता करना है, कह रहा है H2 का भी प्रोडक्शन रेट बताइए, तो H2 को देखिए कंपैरिजन करिए, जब इतनी की वैल्यू प्रोडक्शन रेट की करेंगे तो 3 टाइम हो जाएगा, यानी D एक्टिव मास ऑफ H2 अपॉन dt इक्वल टू 3 इंटू R, भैया 3 को भेज देंगे इधर तो मल्टीप्लाई करेगा, है ना। यही क्या है H2 का प्रोडक्शन रेट, तो 3 इंटू R की वैल्यू कितनी आई बेटा 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, तो हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स, इट इज ए वैल्यू। बस समझ में आ रही है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेकेंड वीडियो में मेरे बेटा सेक्शन ई का 31 का ए मैंने फर्स्ट वीडियो में ही फाइनल कर दिया था, उसका जो और वाला है पार्ट्स अथवा दिया हुआ है 31 का बी, कंप्लीट ईच सिंथेसिस बाय गिविंग मिसिंग स्टार्टिंग मटेरियल रिजेंट्स और प्रोडक्ट्स। यानी कहने का सेंस कह रहा है कि इसमें कुछ रिजेंट्स छोड़े गए हैं या प्रोडक्ट नहीं लिखे गए हैं, उसको आपको मिसिंग वाले को राइट करना है बेटा, ठीक है ना। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, ये वाला रिएक्शन कहाँ मिलेगा, एमाइन के डेरिवेटिव्स जो एल्डिहाइड और कीटोन थे बेटा, है ना। तो याद करिए ये क्या करेगा, ये H2 को बाहर कर देगा यहाँ से और प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा यहाँ पर, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो H2 बाहर हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड N एंड OH, ऑक्सीन का फॉर्मेशन करता है, जो भी कंपाउंड्स होगा एल्डिहाइड या कीटोन उसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीन देगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर वहां पर भर देंगे, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स, बी में यहाँ पर फिल करना है कि यहाँ कौन सा कंपाउंड्स होगा, तो याद करिए कि ओजोनोलिसिस करा करके और जिंक और वाटर के रिस्पेक्ट में रिएक्शन कराएंगे तो हमें कीटोन या एल्डिहाइड कौन देता है, तो एल्कीन देता है। तो एल्कीन चूंकि हमें कीटोन बनाना है तो कीटोन के लिए जानते हैं क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 साइक्लोहेक्सेन लेना पड़ेगा, हेक्सिन, 2 साइक्लोहेक्सिन को बेटा ले करके हम चलेंगे, याद करिए, ठीक है ना। तो जब ओजोनोलिसिस कराएंगे आपका मेन जो रिएक्टेंट यहाँ पर यूज होगा दैट इज दिस। कैसे होगा, क्योंकि ओजोनोलिसिस जब कराएंगे तो आपको पता है कि यहीं पर ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा यहाँ वहाँ, और 2 ऑक्सीजन ऐसे अटैच हो जाएंगे, यहीं से चेन ब्रेक हो जाएगी, देखिए कीटोन बन जाएगा वाला कंपाउंड्स दे देगा, ठीक है ना। तो फिर हाल यहाँ पर जो कंपाउंड्स है मेन जो आपको फील करना है दैट इज दिस, है ना, बाई साइक्लोहेक्सिन का फॉर्मेशन करेगा यहाँ डबल बॉन्ड, कुल मिलाकर के ये जो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इससे जब रिएक्शन कराएंगे तो आप जानते हैं कि थायोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करके HCl बाहर हो जाएगा, SO2 बाहर हो जाएगा, और जो भी कंपाउंड्स रहता है बेंजीन नहीं सॉरी, तो उसका क्या दे देगा बेटा COCl। उसी तरीके से यहां से भी क्या करेगा, HCl बाहर हो जाएगा, SO2 बाहर हो जाएगा, एक कार्बन ऑक्सीजन Cl से अटैच हो जाएगा बेटा। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा दैट इज दिस, ब्लू से लिखिए, ठीक है ना।
अब NaCl और HCl से रिएक्शन कराएंगे तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, HCl पार्टिसिपेट करेगा, NaCl बाहर हो जाता है, NaCl बाहर, HCl, और जब HCl अटैच होगा बेटा तो देखिए यहाँ पर कंपाउंड्स कैसा देगा, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CH, है ना। अब इसका OH अटैच हो गया बेटा, और यहीं पर Cl भी अटैच हो जाएगा, तो ये आपका मेन प्रोडक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ सोचो कि बेंजीन से, है ना, एसाइल ग्रुप कौन अटैच कराता है, तो इस रिएक्शन का नाम बेटा फ्रीडेल-क्रॉफ्ट रिएक्शन। क्या नाम है, फ्रीडेल-क्रॉफ्ट रिएक्शन, क्योंकि वहां पर दो तरह का रिएक्शन होता है, एसाइलेशन एंड एल्काइलेशन। तो यहाँ एसाइलेशन का मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है या बन रहा है, तो बेटा इसके लिए कौन सा कंपाउंड रिजेंट्स लेंगे आप, बोलो, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, है ना। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में CH3COCl से रिएक्शन कराएंगे एसाइल ग्रुप से, तो यहाँ ये फिल किया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ सॉरी C OH भी जुड़ा है ना, COOH, तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 32 का ए वाला ए पार्ट देखते हैं बेटा। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस एट 25 डिग्री सेल्सियस। इक्वेशन दिया हुआ बेटा, इक्वेशन क्या दिया है, AU सॉलिड प्लस Ca डबल प्लस 1 मोलर AU ट्रिपल प्लस 1 मोलर, इसका भी सॉल्यूशन दिया है, प्लस Ca। बात समझ में आ रही ना। अब कह रहा है कि प्रेडिक्ट वेदर द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉट। तो पहले देखिए गिब्स एनर्जी आपको पता करना है। देखिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए बेटा ध्यान दीजिएगा, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, सॉरी स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होनी चाहिए, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव में आनी चाहिए, और साथ ही साथ E0 सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये पॉजिटिव होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, तभी स्पॉन्टेनियस होता है। अगर इसकी पॉजिटिव में आ जाए, इसके नेगेटिव में आ जाए, तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो हमें पता करना है। यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, तो ये गोल्ड का क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन, तो ये आपका एनोड वाला टर्म होगा, ध्यान दीजिएगा। और कैल्शियम +2 से क्या हो जा रहा है, 0 ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, और जब रिडक्शन होगा तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैथोड, ठीक है ना। तो डेल्टा G की वैल्यू हम तभी पता कर पाएंगे जब हमें E0 सेल की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो E0 सेल के लिए फार्मूला बोलो, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो बेटा बड़े ध्यान से देखना, E0 कैथोड, कैथोड कौन है, कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन टू कैल्शियम में रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया बेटा इसका -2.87, माइनस E0 एनोड, एनोड कौन है, गोल्ड का, तो गोल्ड आयन टू गोल्ड में रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दिया है, +1.5 वोल्ट। समझ में आ रही है बेटा। इसको सॉल्व करोगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2.87 माइनस प्लस माइनस माइनस 1.5। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स आ जाएगा -1.37 वोल्ट। कंफ्यूजन इतना हो गया, यानी E0 सेल की वैल्यू कितनी हो जा रही बेटा, बोलो, E0 सेल की वैल्यू कितनी आ गई, इतना वोल्ट। सोचिए नेगेटिव है E0 सेल, क्या स्पॉन्टेनियस होगा, नहीं होगा। चलिए गिब्स फ्री एनर्जी भी पता करनी है, तो गिब्स के लिए फार्मूला क्या होता है, डेल्टा Rg0 इक्वल टू माइनस NF E0 सेल, फार्मूला पढ़े होंगे गिब्स फ्री एनर्जी में, ओके। तो बेटा माइनस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो n मतलब इसका 2 है और इसका 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 यूनिट का वेरिएशन आएगा, यानी n की वैल्यू हो जाएगी 6, f की फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96,500 कूलम, एंड E0 सेल की वैल्यू कितनी है, -4.37 वोल्ट। बेटा जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर माइनस माइनस प्लस, यानी यहां हो जाएगा डेल्टा Rg0 की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी +25, 32, 30 के करीब में आएगी जूल, इतनी जूल।
किलो जूल में करोगे तो यहीं पर पॉइंट लगा देना, ठीक है ना। इसमें आएगा बेटा पॉजिटिव में आ रही है डेल्टा जी की वैल्यू। अब बताओ क्या स्पॉन्टेनियस होगा? डेल्टा जी की वैल्यू किसमें आनी चाहिए? नेगेटिव में आनी चाहिए बेटा, है ना। तो यहां हम कह सकते हैं कि डेल्टा आर जी नॉट इन पॉजिटिव एंड ई नॉट सेल इज नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा? इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बेटा, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू किस में आनी चाहिए? नेगेटिव में आनी चाहिए, और ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव में आनी चाहिए। यहाँ ठीक उल्टा चल रहा है, ठीक ना। इसका मतलब कि रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यही दो चीजें पूछा था आपसे, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बी पार्ट्स इसका देखते हैं। देखिए बेटा, इसका बी पार्ट्स दिया है, टार्निश्ड सिल्वर कंटेन्स, क्वेश्चन दिया है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कह क्या रहा है कि क्या टार्निश्ड जो सिल्वर में है Ag2S का, उसको अगर हम एल्युमिनियम के पैन में रखेंगे, कढ़ाई में रखा जाए, बर्तन में रखा जाए, तो क्या उसका टार्निश जो है, जो एक तरीके से मलिनता है बेटा, वो क्या दूर हो पाएगी, है ना। तो देखिए इसके लिए हम तभी पता कर पाएंगे कि क्या एल्युमिनियम सिल्वर को रिप्लेस कर पाएगा, हमें ये तो देखना है ना। अगर रिप्लेस कर लेगा तब तो बेटा होगा इस तरह का रिएक्शन। तो अभी डेल्टा, इसके लिए क्या करना है, अभी मैंने बताया कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पता कर लो, ठीक है ना, या ई नॉट सेल की वैल्यू पता कर लीजिए। तो देखिए कुछ गिवन वैल्यू दिया हुआ है बेटा, यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो एल्युमिनियम आयन का रिडक्शन इलेक्ट्रोपोटेंशियल दिया है, एल्युमिनियम टू एल्युमिनियम कितना दिया है रिडक्शन इलेक्ट्रोपोटेंशियल? -1.66 वोल्ट। और दूसरा क्या दिया बेटा? दूसरा दिया है सिल्वर आयन टू सिल्वर भी दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ बेटा -0.7 वोल्ट 1 वोल्ट, ठीक है ना। ये वैल्यू हो गई। अब सोचिए, ध्यान दीजिएगा बेटा, जिसकी वैल्यू नेगेटिव में होती है ना, जो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा दैट इज एनोड, ये हमेशा ध्यान देना। और जिसकी वैल्यू पॉजिटिव, कंपेरिजन में पॉजिटिव में आए, उससे ज्यादा आए बेटा, दैट इज कैथोड। तो यहाँ एनोड कौन होगा? एल्युमिनियम, और कैथोड कौन हो जाएगा? सिल्वर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो नेट रिएक्शन लिखना चाहेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको रिएक्शन दिखता, 3Ag आयन टू गिव्स एल्युमिनियम आयन प्लस 3Ag। ये सॉलिड में होता है, एक्वस, ये भी एक्वस एंड दिस इज सॉलिड। नेट रिएक्शन बेटा आपका ये बनेगा यहाँ पर, अगर इक्वेशन देखना चाहोगे तो बोलो ई नॉट सेल की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा? ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो बेटा कैथोड की तरफ बिहेव कौन कर रहा है? ध्यान दीजिए, कैथोड की तरफ कौन बिहेव करेगा? जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिल्वर, जो सिल्वर आयन है, सिल्वर आयन टू सिल्वर जो दिया हुआ बेटा, ये आपका कैथोड हो जाएगा। एनोड कौन होगा? तो एल्युमिनियम आयन टू एल्युमिनियम जो होगा दैट इज एनोड, क्योंकि हमेशा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेते हैं बेटा। तो सोचिए इसकी वैल्यू कितना दिया है, इसकी वैल्यू सिल्वर आयन की -0.71 वोल्ट, और माइनस इसकी वैल्यू कितना दिया बेटा? -1.66 वोल्ट। कंफ्यूजन बेटा, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -0.71 माइनस प्लस 1.66, कितना हो जाएगा? 0.95 वोल्ट, इतना वोल्ट आएगा, ठीक है ना। अब बताओ ई नॉट सेल की वैल्यू किस में आई बेटा? पॉजिटिव में आई है ना, पॉजिटिव में है। यहां कह सकते हैं ई नॉट सेल इज इन पॉजिटिव, है ना। तो रिएक्शन कैसा होगा? रिएक्शन इज फिजिबल। इसका मीनिंग क्या होगा बेटा? जब रिएक्शन फिजिबल होगा, इसका मतलब कि सिल्वर को एल्युमिनियम रिप्लेस कर सकता है, तो टार्निश जो है बेटा, जो उसकी वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है ना। हेंस टार्निश रिमूव हो जाएगी, ठीक है ना। यही पूछ रहा था आपसे। कंफ्यूजन
अब इसी का बेटा और दिया है, और में पूछा है, देखिए क्या, डिफाइन बी का ए पार्ट्स अथवा में दिया हुआ बेटा डिफाइन दिस टर्म्स। पहला दिया सेल पोटेंशियल। देखो बेटा सेल पोटेंशियल को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोला जाता है। तो क्या सेल पोटेंशियल क्या होता है, इसके लिए कहा जाता है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी सेल में जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा दोनों इलेक्ट्रोड का, उसी को हम लोग बोलते हैं ई सेल। यानी हो जाएगा ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है ना। सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। बात समझ में आ रही है। किसी भी सेल में बेटा जो दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं कैथोड और एनोड, उन्हीं दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं उसका जो अंतर होता है दैट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है। दूसरा कह रहा है फ्यूज सेल। फ्यूज सेल क्या होता है बेटा, तो फ्यूज सेल एक ऐसा सेल है, गैल्वेनिक सेल होता है, जो फ्यूल को जलाने पर जो कंबस्टन एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जो कंबस्टन एनर्जी आएगी, यानी इसको जलाने पर कंबस्टन एनर्जी ऑफ फ्यूल जो आएगी बेटा, उसको क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है ना। तो एक डिवाइस होती है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है ना, पोल्यूशन लेस होते हैं, इनसे पोल्यूशन नहीं होता है। दूसरा फायदा क्या होता है बेटा कि इनकी पोटेंशियल हाई होती है, इसलिए इनका यूज आजकल बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट्स का बेटा कैलकुलेट्स ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पता करना है किसका, जिंक सॉलिड टू जिंक आयन 0.1 मोलर इसका दिया हुआ है। यहाँ साल्ट ब्रिज लगा होता है डबल। सेल रिप्रेजेंटेशन इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन। इसकी वैल्यू दिया है 0.1 मोलर। और सीडी याद करो बेटा, लोन यानी लेफ्ट हमेशा कौन होता है, साल्ट ब्रिज के लेफ्ट जो होता है दैट इज एनोड, और राइट साइड जो होता है दैट इज कैथोड। बात समझ में आ रही है ना, कैथोड। हमें क्या पता करना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ई सेल पता करना है। तो ई सेल पता करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ई नॉट सेल पता करना चाहिए आपको। तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट एनोड। बेटा कैथोड की देखिए वैल्यू दिया है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका दिया हुआ है, कितना दिया बेटा, क्वेश्चन पेपर में दिया है 0.40, और माइनस एनोड का भी दिया है बेटा माइनस 0.76 वोल्ट। बेटा इसको माइनस माइनस प्लस यानी आ जाएगा 0.36 वोल्ट आपका आ जाएगा ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.66। अब बेटा आपको देखिए पूछ क्या रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ई सेल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड का कंसंट्रेशन अपॉन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, यानी एनोड का मतलब जिंक आयन का कंसंट्रेशन अपॉन प्रोडक्ट में कौन आ जाएगा, कैडमियम आयन का कंसंट्रेशन। इट इज अ फार्मूला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बेटा समझ पा रहे हैं। तो अब देखिए इस सेल ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आई है, 0.36 वोल्ट। बात समझ में आ रही है। 0.0591 कितने इलेक्ट्रॉन का हेरा फेरी हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का बेटा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 2। जिंक आयन की वैल्यू कितना दिया बेटा, जिंक आयन का मोलर कंसंट्रेशन इज 0.1। अब कैडमियम आयन का बेटा 0.01। बात समझ में आ रही है। इनको जब कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 0.06 लगभग हम ले लें तो क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 0.03। अब ये क्या होगा बेटा, log 10। जब इसको हम 100 कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो log 10 आ जाएगा। तो बेटा इसको जब कैलकुलेट करोगे ना तो क्या आ जाएगा, log 10 आएगा। इसको देखिए जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, log 10 आएगा इसकी वैल्यू। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। बेटा इसको सॉल्व कर दीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए कितना ही रह जाएगा, 0.33 वोल्ट। 0.33
033 वोल्ट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना, ये हो जाएगी वैल्यू। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बेटा 33 का ए वाला क्वेश्चन देखिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड से मॉलिक्यूलर फार्मूला इतना। देखिए एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या दिया बेटा, C2H6O है ना, ये कंपाउंड से कह रहा है ऑक्सीडाइज्ड विथ, तो देखिए ध्यान दीजिएगा ये दो चीजें हो सकता है बेटा, कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन क्या है, दूने से दो अधिक है, तो या तो एल्कोहल हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, या तो एल्कोहल बनेगा या फिर ईथर बन सकता है। देख लीजिए, दो कार्बन, छह हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, है ना, दो में से कोई एक हो सकता है, लेकिन कह रहा है कि CrO3 में ऑक्सीडाइज्ड होता है, तो बेटा इसके पास क्षमता नहीं होती, सिर्फ इसके पास क्षमता होती है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब कंफर्म हो लीजिए कि यहाँ पर कंपाउंड जो आपका ए है दैट इज CH3CH2 OH, इट इज योर फर्स्ट ए कंपाउंड, ठीक है ना। कह रहा है कि ऑक्सीडाइज्ड विथ CrO3, बेटा क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से जब रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्सीडाइज्ड होगा, और एल्कोहल जब ऑक्सीडाइज्ड होता है तो क्या बनता है, सोचो सोचो सोचो, एल्डिहाइड बनता है बेटा, क्योंकि H2O बाहर कर देगा, H2O को बाहर करेगा और एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज योर कंपाउंड बी। कितना बढ़िया इजी दिया है। और कह रहा है कि कंपाउंड बी ऑन वार्मिंग विथ आयोडीन एंड एक्वस, बेटा आयोडीन प्लस एक्वस यानी OH से रिएक्ट कराया गया, इसको हीट किया गया, तो क्या देता है कंपाउंड सी, जिसका येलो प्रेसिपिटेट होता है। सोचिए क्या है, तो येलो प्रेसिपिटेट बेटा आयोडोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन, तो यहाँ पर कौन सा कंपाउंड दे देगा, CHI3 आयोडोफॉर्म, जिसका येलो प्रेसिपिटेट देता है, ठीक है ना। तो यही कंपाउंड आपका सी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कंपाउंड सी, व्हेन कंपाउंड ए इज हीटेड, फिर इधर आ जाइए, कहा है कि जब इसको हम हीट करते हैं, है ना, हीटेड किसके प्रेजेंस में बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4, और टेम्परेचर कितना रखता है 413 केल्विन। तो याद करो बेटा कि जब एल्कोहल को 413 केल्विन तक हीट करते हैं तो ईथर देता है, और 443 अगर हीट करते हैं तो एल्किन देता है, तो क्या देगा बेटा, ईथर। तो जब ये दो कंडेंस्ड होंगे तो हो जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3, दो कंडेंस्ड हो जाते हैं और H2 बाहर हो जाएगा, तो बेटा क्या बन जाएगा, डाईइथाइल ईथर। डाईइथाइल ईथर इज कंपाउंड टी, ये तो कह रहा है कंपाउंड डी देता है। विच आर रिएक्ट विथ HI, भी HI कितना, अगर नॉर्मल HI होता बेटा तो एक तो एल्कोहल में टूट जाता और एक आइडो एल्केन का फॉर्मेशन करता, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ आयोडीन जुड़ता, लेकिन बेटा जब एक्सेस अमाउंट में होता है तो याद रखना, जब इसको एक्सेस HI रखेंगे तो H2O, ऑक्सीजन को H2O के फॉर्म में बाहर करके आयोडीन अटैच हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा बेटा CH3 CH2I के 2 मोल बना लेगा, यानी आइडो एथेन का फॉर्मेशन करेगा। तो कंपाउंड्स ई बता दीजिए कि क्या है, तो बताओ, हो गया यही क्वेश्चन 5 नंबर का, कितना इजी दिया बेटा। तो एथेनॉल क्या है बेटा, कंपाउंड ए है, एस्टल्डिहाइड क्या है बेटा, कंपाउंड बी है, आयोडोफॉर्म क्या है, कंपाउंड सी है ना, और डाईइथाइल ईथर क्या है, कंपाउंड डी है, और आयोडो एथर क्या है, कंपाउंड ई। 5 नंबर फाइनल हलवा की तरह, ठीक है ना। तो इसके लिए शॉर्ट फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा थर्ड इसी का और अथवा में दिया हुआ है बेटा बी पार्ट्स, 33 का बी वाला कह रहा है क्या, देखिए कह रहा है कि राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इनका रिएक्शन लिखना है। पहला क्या कह रहा है कि फिनॉल को किससे ट्रीटेड कराते हैं बेटा, ट्रीटेड विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। बेटा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन क्या कराता है, हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे एक टर्म और यूज करना था, इसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये डायरेक्ट वो नहीं जल्दी रिएक्शन करना चाहता, लेकिन उसको नहीं दिया, कोई बात नहीं। जब कंसंट्रेटेड लेंगे बेटा तो TNP याद करिए, ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनाता है, कहाँ कहाँ 246 यानी इसका नाम होता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, तो इट इज योर करेक्ट, यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा कन्वर्जन कह रहा है बेटा, पूछ रहा है कि प्रोपीन इज ट्रीटेड विथ, प्रोपीन बोले तो CH3 डबल बॉन्ड CH2, किससे ट्रीट कर रहा है बेटा,
B2S6 डाइबोरेन, डाइबोरेन बाई ऑक्सीडेशन बाई H2O2 एंड OH नेगेटिव। तो कह रहा है क्या देगा बेटा, ठीक है ना। तो याद करिए, एक इसका फॉर्मेशन कर लेता बेटा, रिएक्शन CH3CH2OH एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर एल्कोहल आपका हो जाएगा इथाइल। एल्कोहल इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, प्रोपिन लिया ना, प्रोपिन लिया ना, तो एक कार्बन और बढ़ा दो बेटा, एक कार्बन और बढ़ा दो, प्रोपेनॉल। प्रोपिन से क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन करेगा। अगला क्या करे बेटा, थर्ड पॉइंट, सोडियम टर्ट ब्यूटाक्साइड, सोडियम टर्ट ब्यूटाक्साइड। तो कैसा होगा बेटा, कुछ इस तरीके से होगा, CH3 इस टर्ट ब्यूटाक्साइड है ना, इसका रिएक्शन किससे कर रहा है, ट्रीटेड विथ CH3Cl, CH3Cl। तो बेटा NaCl बाहर हो जाएगा, NaCl बाहर हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, NaCl बाहर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH3, पूरे CH3 ऐसे ही रह जाएंगे, OCH3, ठीक है। तो आपका कंपाउंड्स ईथर बना ले बेटा, टर्सरी ईथर का फॉर्मेशन कर लेगा, ये कंपाउंड्स देगा, ठीक है। अब बी में कह रहा है कि गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्यूटेन 1 आल एंड ब्यूटेन 2 आल। बेटा ध्यान देना, ब्यूटेन 1 आल CH3 CH2 CH2OH इसमें, और आपको 2 आल यानी ब्यूटेन OH यहां पर लाना है, इनमें डिस्टिंग्विश करना है बेटा, अंतर करना है, विभेद करना है। तो कैसे करोगे, देखो ये 1 डिग्री अल्कोहल है और ये कौन सा हो जाएगा बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। तो याद करो, ल्यूकास टेस्ट किससे कर सकते हैं, ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट में आपको पता है कि जिंक क्लोराइड और HCl है ना, से रिएक्शन कराएंगे। तो याद होगा आपको कि 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो रिएक्शन नहीं करता है बेटा, ऑर्डिनरी कंडीशन पर रिएक्शन नहीं करता ल्यूकास रिजेंट्स के रिस्पेक्ट में। और सेकेंडरी अल्कोहल क्या करता है बेटा, ये टर्बिडिटी का फॉर्मेशन करता है इवन 4 to 5 मिनट के अंदर, ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में, ल्यूकास रिजेंट्स के रिस्पेक्ट में। और 3 डिग्री सबसे फास्ट रिएक्शन करता है, 30 से 40 सेकंड में टर्बिडिटी देते था बेटा। तो आप ल्यूकास टेस्ट दिखा सकते हैं, कंफ्यूजन। विक्टर मेयर टेस्ट कर सकते हैं। तो विक्टर मेयर टेस्ट में आपको पता है कि 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री अल्कोहल जो होगा वो कैसा कलर देगा, विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट अगर कराया जाए तो ये बेटा रेड कलर का प्रेसिपिटेट देगा, और सेकेंडरी क्या करता है, ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट देता है, और टर्सरी अल्कोहल क्या करता है, कलरलेस रहता है, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट लो, एक और 1-2 पॉइंट हम लोग देखें। बेटा लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। बेटा एसिड स्ट्रेंथ के बेस पर हमें अरेंज करना है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में। बड़े ध्यान से रखना, एसिड कौन होगा बेटा, जो जितना इजिली हाइड्रोजन आयन दे दे, जो जितना इजिली हाइड्रोजन आयन दे दे बेटा, जो हाइड्रोजन आयन को इजिली रिमूव कर सकता है दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बात आती है बेटा कंडीशन की। देखो आपको बता दें कि जो एल्काइल ग्रुप होते हैं बेटा, एल्काइल ग्रुप, अच्छा एसिडिक कैरेक्टर अगर बढ़ाना है तो एक काम करना है, हमें ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रखनी पड़ेगी। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो उतना ही आसानी से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देकर के बेटा बाहर जा सकता है। बात समझ में आ रही है। तो सोचो कि कौन इजिली हाइड्रोजन लूज करेगा बेटा। फिनॉल रेजोनेंस इफेक्ट पढ़े हैं, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कराएगा, यहाँ के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा बेंजीन रिंग की तरफ जाते हैं, और जब बेंजीन रिंग की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास कम है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इजिली हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देकर के बाहर हो जाएगा। इसका मतलब कि ठीक ठाक एसिडिक कैरेक्टर शो कर सकता है। अब इनके पास देखो बेटा क्या कर रहा है। एल्काइल ग्रुप आपको बताया था कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, EDG होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बेटा इसको देगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी। तो क्या हाइड्रोजन का इजिली इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, क्या नहीं लेना चाहेगा, यानी एसिडिक कैरेक्टर इसका कम हो जाएगा। वाटर के पास बेचारे के पास देखा जाए तो HOH,
तो इस पर कोई एल्काइल ग्रुप वगैरह तो है नहीं, न तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, न इलेक्ट्रॉन देने वाला है बेटा। तो कुल मिलाकर के इस पर इसके कंपेरिजन देन इजिली इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो सबसे आसानी से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन किसमें देगा? फिनॉल में, उसके बाद इसमें, फिर इसमें। तो बताओ एसिडिक का स्ट्रेंथ क्या होगा? सबसे कम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर, उससे अधिक वाटर हो जाएगा, उससे अधिक फिनॉल। कौन होगा? फिनॉल। ठीक है ना, बोलिए। तो बड़ा एक सीक्वेंस हो जाएगा इसका एसिडिक, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। कंफ्यूजन? तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मैक्सिमम पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया है। अच्छा देखो 80% सभी सेट का सेम ही लगभग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। एमसीक्यू में तो लगभग मैक्सिमम सिमिलरिटी रहती है। तो कुल मिलाकर के जो थोड़े बहुत वेरिएशन है सेट 2 और 3 का भी, तो उनका हम स्पेशली देख लेंगे। इसके बाद हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।